दो क्वेश्चन थे। पहला था लेडी डाइड ड्यू टू अननेचुरल डेथ विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज, द इंक्वेस्ट इन दिस केस विल बी डन बाई। ज्यादातर लोगों ने फॉरेंसिक मेडिकल एक्सपर्ट को लगाया है। जी सर। इसमें एक चीज देखिए, जब हम लोग इंक्वेस्ट पढ़ रहे थे, इंक्वेस्ट, तो मैंने बात की थी कि इंडिया में बेसिक टाइप के जो दो ही इंक्वेस्ट होते हैं, पुलिस इंक्वेस्ट या मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, दो होते हैं। कोरोनर सिस्टम इंडिया में 1999 के बाद यानी 1999 के बाद से नहीं होता है कोरोनर सिस्टम। मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में हो रहा है। उसके अलावा प्रोक्यूरेटर फिजिकल वो कहाँ पे होता था, सिर्फ स्कॉटलैंड में होता था। तो ये दोनों चीजें तो निकल गई, कोरोनर होता नहीं है। बचा क्या हमारे पास, एक तो डिप्टी एसपी मजिस्ट्रेट, रहती है। हाँ मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट बचा और पुलिस इंक्वेस्ट। अब यहाँ पे देखिए जो ये इंक्वेस्ट होना था, क्यों, क्योंकि लेडी डाइड ड्यू टू विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज, 7 साल, मैरिज के 7 साल के अंदर अगर डेथ हो रही तो वो डेथ किस में मानी जाती है, डाउरी के केस डाउरी। में आती है। और डाउरी के केसेस को कौन हैंडल करेगा, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट करेगा। वहां पे तहकीक जो करनी है वो मजिस्ट्रेट को करनी थी। फॉरेंसिक मेडिकल एक्सपर्ट जो ये होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम में आते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट होते हैं बेसिकली, ये इनके पास डिग्री होती है। ये मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम में आते हैं। तो यहाँ पे जब भी इंक्वेस्ट की बात आएगी तो दो ही इंक्वेस्ट को ध्यान में रखिए, सिर्फ पुलिस इंक्वेस्ट और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। हाँ, कोई ये पूछ दे कि बेस्ट टाइप ऑफ इंक्वेस्ट क्या है, तो वो मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम होता है, इंडिया में नहीं होता है। दूसरा ये था क्वेश्चन कि अगर किसी की मान लीजिए 5 साल के अंदर, सेम क्वेश्चन है बस थोड़ा सा बदल गया है, यहाँ 7 साल के अंदर डेथ हो रही थी, यहाँ 5 साल के अंदर ड्यू टू अननेचुरल कंडीशन डेथ हो गई। अब उसके परिवार वाले उस लेडी के, वो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ससुराल वाले बार बार क्या मांग रहे थे, डाउरी मांग रहे थे, दहेज मांग रहे थे। तो अब उसकी अटॉप्सी किस कंडीशन में होगी, मतलब किस सेक्शन में होगी। अब इस कंडीशन में अटॉप्सी किस सेक्शन, अटॉप्सी का माने होता है जो पोस्टमार्टम किया जाता है ना डेथ के बाद, टू नो द काज ऑफ डेथ। यहाँ पे टू नो द काज ऑफ डेथ, डेथ का काज जानने के लिए जो अटॉप्सी की जा रही है, तो किस सेक्शन में होगी। अब देखिए, हमने पुलिस इंक्वेस्ट और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट पढ़ा है। बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे भी तहकीक ही हो रही है ना, अटॉप्सी की जा रही है टू नो द काज ऑफ द डेथ, डेथ के काज को जानने के लिए। हम ये नहीं करें कि सजा किस सेक्शन पे दी जाएगी। जब सजा की बात आती तब वो, ये जो आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड, ये सजा का मुतय्यन करते हैं, ये किसको कितनी सजा मिलेगी किस केस के अंदर में, ये आईपीसी उससे कर। जब भी कहीं पे प्रोसीजर हो रहा है किसी चीज का, जब प्रोसीजर होगा तो वो सीआरपीसी में आएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये क्या, ये तहकीक का बताता है तरीका कि किस केस के अंडर में कौन सी तहकीक होगी, उसका पूरा वो खाका उसमें बना हुआ होता है। तो जो सीआरपीसी है ये प्रोसीजर बताती है। अब जहां सजा देनी होगी वहां पे आईपीसी चलेगी, इंडियन पेनल कोड, सजा के लिए। लाइक जब डेथ की सजा हम देते हैं, 302 आईपीसी क्या है, ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मदर का। मर्डर पनिशमेंट मिलती है। किसी ने मर्डर किया है तो उसको चाहे डेथ मिले चाहे लाइफ इम्प्रिजन मिले, ये सेक्शन 302 आईपीसी बताता है। तो ज्यादातर लोगों ने 302 बी आईपीसी लगाया था इसमें। जबकि अब यहाँ पे अटॉप्सी हो रही क्योंकि मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे, एसडीएम। हाँ, तो अगर मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कर रहा है तो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कहाँ पे आता है, सेक्शन 176 सीआरपीसी में आता था। यही था इसका। तो इंक्वेस्ट के बारे में बस इतना ही था। अब इसमें सेक्शन जब आईपीसी के, याद रखिए आईपीसी जब भी आएगी यानी किसी को अब मिल रही है सजा, तो सजा के लिए होता है। वहां पे भी अगर हम डाउरी डेथ की बात करें, डाउरी डेथ में सजा मिलती है तो वो किस आईपीसी में मिलती है, वो तो 304 बी है शायद। 304 बी में मिलती है। एंड 304 जो होता है ये किस में मिलती है, मेडिकल नेग्लिजेंस में अगर किसी की डेथ हुई है तो उसमें जो डॉक्टर को सजा मिलनी है वो 304 ए में मिलती है, और डाउरी डेथ में 304 बी में मिलती है। एंड 307 जो आता है आईपीसी, वो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए आता है, एंड 302 मर्डर के लिए आता है। तो ये 3-4 बेसिक्स हैं। अब बुक में आप लोग रोम्स में शुरू करेंगे तो पहले ही पेज पे सिर्फ और सिर्फ यही सब है, आईपीसी सीआरपीसी, पहले दूसरे पेज पे इन्हीं का जिक्र है। तो खैर ये यहाँ था। शुरू करना है हमको इंजरी।
इंजरी, इंजरी में दो टर्म आते हैं आमतौर से, हम लोग अक्सर याद करते हैं, इंजरी और वुंड। इंजरी और वुंड। इंजरी क्या है, कोई भी इलीगल चोट अगर किसी को पहुंच रही है, देखिए चोट की बात हुई, हार्म, नुकसान। अगर अब चोट, भाई जहनी तौर पे भी चोट लग सकती है, किसी की प्रॉपर्टी छीन जाए उसको भी वो चोट, सदमा लगा। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे किसी को ऐसी चोट लगे जो वाजे हो, जो दिखे। इंजरी का मतलब ये है कि किसी भी फॉर्म में हार्म पहुंच सकता है बॉडी को। अब वो मेंटली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, किसी भी तरीके से अगर हार्म पहुंच रहा है तो उसको हम कहते हैं इंजरी। और वुंड क्या है, वुंड का मतलब ये है कि ऐसी चोट, ऐसा हार्म जो क्या करे, ब्रीच इन कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन। हाँ, जो सुपरफिशियल स्किन है उसकी कंटिन्यूटी में ब्रीच हो जाए जब, तब उसको हम कहते हैं वुंड, यानी घाव जिसको कहते हैं, चोट। तो थोड़ा सा फर्क है चोट और घाव में। इसको इंजरी को हम क्या कहते हैं, चोट कहते हैं उर्दू में, और इसको क्या कहते हैं, जख्म या घाव। तो जख्म और चोट में यही फर्क है कि इंजरी हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी पार्ट्स पे ही कहीं पे निशान लगेगा तभी हम कहेंगे कि इंजरी हुई है, बल्कि वो मेंटली भी हो सकती है, हाँ, दिमागी तौर पे भी। या फिर किसी की, मान लीजिए कोई बहुत अच्छा आदमी का इज्जतदार था, उसकी किसी वजह से उसकी बेइज्जती हो गई, तो वो भी क्या हुआ, उसको चोट लगी, सदमा पहुंचा यहाँ पे। तो बेसिक डिफरेंस यही था इंजरी और वुंड में, कि वुंड क्या है, ऐसी इंजरी जहां पे स्किन की या म्यूकस मेम्ब्रेन की जो कंटिन्यूटी है उसमें ब्रीच हो जाए, ये वुंड था। लेकिन जब हम मेडिको लीगल प्रैक्टिस की बात करते हैं तो आमतौर से इन कॉमन लैंग्वेज में इंजरी और वुंड को एक ही तरीके से माना जाता है, दोनों को सिनोनिम्स माना जाता है। लेकिन अगर डिफिनेशन वाइज देखें तो दोनों में माइनर सा फर्क है। और ये फर्क यही है कि इंजरी में चोट कहीं पे भी हो सकती है, दिखे ना दिखे। लेकिन वुंड में क्या है, चोट क्या होगी, अपीयर होगी, दिखेगी, जख्म जो है वो पता चलेगा। ये बेसिक है। अब इसकी जो क्लासिफिकेशन की जाती है इंजरीज की या वुंड की, देखिए हम मेडिको लीगल में इंजरी और वुंड को सेम मान के चलेंगे यहाँ पे। जिसकी क्लासिफिकेशन होती है कई तरीके की होती है। अब लाइक हम बात करें तो बेस्ड ऑन ना कॉजेटिव फैक्टर्स हैं, या नेचर ऑफ द इंजरी है, बेस्ड ऑन सिवियरिटी है, या बेस्ड ऑन इन्फ्लिक्शन। इन्फ्लिक्शन का मतलब ये होता है वो एंटीमार्टम इंजरी है या पोस्टमार्टम इंजरी है। तो अलग अलग चार तरीके से इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है, और फिर सबसे सब क्लासिफिकेशन भी है, लाइक बेस्ड ऑन कॉजेटिव फैक्टर। अब इसकी कई इंजरी, कई टाइप्स होती हैं। मैकेनिकल या फिजिकल इंजरी है, थर्मल इंजरी है, केमिकल इंजरी है, इलेक्ट्रिकल इंजरी है। सब इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। मैकेनिकल या फिजिकल इंजरी ये सबसे कॉमन होती है अगर देखा जाए। तो जो मैकेनिकल या फिजिकल है, बेस्ड ऑन कॉजेटिव फैक्टर्स में अगर आप बात करेंगे, बेस्ड ऑन कॉजेटिव फैक्टर में पहला जो आता है वो मैकेनिकल या फिजिकल इंजरी। मैकेनिकल या फिजिकल इंजरी, अब इसमें मल्टीपल टाइप्स हैं इसकी। इसकी अगर टाइप्स आप लीजिए, एब्रेजन है, ब्रूज या कंट्यूजन जिसको कहते हैं, लेसरेटेड वुंड, इंसाइज वुंड, स्टैब वुंड, फायर आर्म वुंड, या फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ बोन, टूथ या जॉइंट्स का फ्रैक्चर हो गया। तो ये सब जितने भी टाइप्स हैं, एब्रेजन, ब्रूज, कंट्यूजन, ये सब मैकेनिकल या फिजिकल इंजरी में आते हैं, फिजिकली हो रही है। दूसरी आती है थर्मल इंजरी। अभी वन बाई वन इसी में है, जो बेस्ड ऑन पॉजिटिव फैक्टर। पहली हो गई मैकेनिकल या फिजिकल इंजरी, दूसरी होती है थर्मल इंजरी। अब थर्मल इंजरी भी दो तरीके से होती है, या तो ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ हीट, एप्लीकेशन ऑफ हीट या एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड। ठंड की वजह से भी इंजरी होती है, वो भी थर्मल इंजरी में आती है। हीट की वजह से जो होती है वो भी थर्मल इंजरी में आएगी। अब इनके भी सब क्लासिफिकेशन में अगर आप बात करें, लाइक हीट, जनरल इफेक्ट का मतलब आमतौर से अगर किसी को गर्मी लग रही तो वहां पे विजिबल इंजरी नहीं हो सकती, जरूरी नहीं कि विजिबल इंजरी हो। लाइक किसी को हीट स्ट्रोक हो रहा है या हीट क्रैम्स हो रहे हैं तो वहां पे इंजरी पता नहीं चलेगी। लेकिन हाँ, अगर लोकल एप्लीकेशन है हीट का, जैसे बर्न, बर्न में क्या हुआ, लोकल एप्लीकेशन था, स्काल्ड, जिसको मॉइस्ट हीट से जब किसी को बर्न होता है तो उसको स्काल्ड कहते हैं। इनसे क्या हुआ, इनसे पता चला, लोकल एप्लीकेशन हुआ, वहां पे इंजरी क्या हुई, पता चल रही है, दिख रही है।
इसी तरीके से कोल्ड में भी सेम है। जनरल इफेक्ट में क्या, हाइपोथर्मिया, पूरी बॉडी में क्या, उसको टेम्परेचर बिलो नॉर्मल हो गया, हाइपोथर्मिया हो गई, तो वहां पे कोई इंजरी पता तो नहीं चली, लेकिन ये क्या है, ये थर्मल इंजरी में आएगा, हाइपोथर्मिया। इसके अलावा जब लोकल इफेक्ट की बात करते हैं, बहुत ज्यादा आपने दो दो नाम बहुत ज्यादा पढ़े होंगे, फ्रस्ट बाइट और ट्रेंच फूट। जो एक्सट्रीम कोल्ड में जो लोग होते हैं, उनके पैरों में खास तौर से, या जो जो एक्सपोज्ड पार्ट होते हैं वहां पे, जो एक्सपोज्ड पार्ट होते हैं वहां पे खास तौर पे मान लीजिए इंजरी हो रही है इस तरीके की, तो उसको फ्रस्ट बाइट कहते हैं, या पैरों में होती है खास तौर से तो उसको ट्रेंच फूट कहते हैं। ये थर्मल इंजरी में था। अब इसके अलावा जब हम बात करते हैं केमिकल इंजरीज की, तो केमिकल इंजरीज में भी दो तरीके से आएगी। ये जनरल क्लासिफिकेशन है केमिकल इंजरीज। अब केमिकल इंजरीज में एक इरिटेंट होते हैं, एक होते हैं कोरोसिव। केमिकल जो होते हैं, एक इरिटेंट केमिकल होते हैं, एक कोरोसिव होते हैं। इरिटेंट में जो आमतौर से आते हैं, अल्कलीज होते हैं, या एनिमल एक्सट्रैक्ट हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट है, या वीक एसिड्स हैं, ये आते हैं केमिकल इरिटेंट में। इसके अलावा कोरोसिव में क्या है, स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग अल्कलीज की जब हम बात करते हैं, तो वो कोरोसिव, वो कोरोजन पैदा करते हैं, वो स्किन को क्या करते हैं, एब्रेड कर देते हैं। इसके बाद आती है फोर्थ जो है वो मिसलेनियस। अब मिसलेनियस में इलेक्ट्रिकल इंजरी है, रेडिएशन इंजरी है, लाइटनिंग इंजरी है, ब्लास्ट इंजरी है, ये सब कौन सी इंजरी है, ये मिसलेनियस इंजरी में आती है। तो ये तो इनका हो गया बेस्ड ऑन पॉजिटिव फैक्टर। अब बेस्ड ऑन सिवियरिटी ऑफ इंजरी, इंजरी की सिवियरिटी अब दो तरीके, एक तो सिंपल इंजरी, हल्की फुल्की किसी को चोट लग गई तो उसको हम कहते हैं सिंपल। लेकिन अगर किसी को बहुत गहरी चोट लगी, अब गहरी में भी दो तरीका हो गया, एक तो गहरी चोट लगी उसकी क्या हुई, फॉरन डेथ हो गई, या ऐसी भी चोट लगी जिससे क्या बॉडी पार्ट्स कोई रिमूव करना पड़ा हमें, एम्पुटेशन हो गई, या कुछ दिन तक वो बेड रिडन रह गया, तो ऐसी इंजरीज को हम कहते हैं ग्रीवियस इंजरीज। ग्रीवियस इंजरीज ये दो तरीके की बेस्ड ऑन सिवियरिटी ऑफ इंजरीज हो गई। अब बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंजरीज, मेडिको लीगली जो जब हम बात करते हैं, तो नेचर ऑफ द इंजरी की सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंस होती है। अब नेचर ऑफ द इंजरीज में क्या क्या आ सकती है, नेचर, कुछ किसी को आइडिया है कि नेचर ऑफ द इंजरीज में क्या क्या हम ले सकते हैं। इंजरी कितने तरीकों से हो सकती है, अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, हम अपने एक बॉडी पे कितने तरीकों से इंजरी कर सकते हैं। लाइक एक तो हो गई, फायर आर्म हो गई या फिर इस फायर आर्म तरीके से। ठीक है चलिए, फायर आर्म आपने कहा, फायर आर्म रूट सर, सिंपल सी बात। आरटीए इंजरीज वगैरह, रोड ट्रैफिक से जो होते हैं। नहीं, रोड ट्रैफिक वाली इंजरीज तो वो पॉजिटिव फैक्टर, वो तो फिजिकल इंजरी हो जाएगी ना, मैकेनिकल इंजरी। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने जैसे किसी एक बॉडी है, नेचर की जब हम बात करते हैं ना, नेचर ऑफ तो उसमें सब तीन चीजें तो सबसे कॉमन है, सुसाइडल, हैंगिंग सुसाइड, होमिसाइड, एक्सीडेंट। चौथा होता है फैब्रिकेटेड या सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड। फैब्रिकेटेड कहते हैं ना कि जब किसी पे मान लीजिए झूठा इल्जाम लगाना हो मुझे, कि हाँ इन्होंने मुझे मारा, मैं खुद से अपनी बॉडी पे कहीं पे चोट का निशान पैदा कर दूं, तो उसको कहते हैं फैब्रिकेटेड या सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड। ये इसमें होते हैं नेचर में। एक्सीडेंटल और फैब्रिकेटेड। अब टाइम ऑफ इन्फ्लिक्शन की बात होती है, यानी टाइम, चोट लगने का टाइम, सही टाइम क्या है। अब इसको देखिए, चोट कब लगी बॉडी पे, इसके अकॉर्डिंग दो टाइप बनेगी, या तो एंटीमार्टम, मौत से पहले या मौत के बाद भी कंट्यूजन और एब्रेजन पैदा किया जा सकता है कुछ मौत के कुछ देर के बाद तक। तो बेसिकली जो इंजरी होगी वो क्या होगी, या तो एंटीमार्टम होगी या तो पोस्टमार्टम होगी, टाइम ऑफ इन्फ्लिक्शन के एतबार से। ये दो, एंटीमार्टम में क्या होगा, या तो रिसेंट इंजरी हो या तो ओल्ड इंजरी हो। पोस्टमार्टम में क्या होगा, मरने के बाद अब वो रिसेंट और ओल्ड की कोई बात ही नहीं, क्योंकि कुछ एक टाइम होता है सिर्फ, उसके बाद इंजरी पैदा नहीं की जा सकती है। तो ये दो, ये इनकी सबकी क्लासिफिकेशन थी। अब बेस्ड ऑन पॉजिटिव फैक्टर को ध्यान में रखिए, यहाँ पे जो मैकेनिकल या फिजिकल इंजरी है, मैकेनिकल या फिजिकल इंजरी, अब इसमें मल्टीपल सब टाइप्स आते हैं।
सिर्फ इसके मैकेनिकल या फिजिकल इंजरी के इसके भी सब टाइप्स है बहुत ज्यादा। लाइक जब हम बात करते हैं एब्रेजन, आपने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की बात की थी ना, उसमें एब्रेजन सबसे कॉमन होता है। इसके अलावा ब्रूज या कंट्यूजन, लेसरेटेड वुंड जिसको लेसरेशन भी कहते हैं, इंसाइज्ड या स्टैब वुंड। इंसाइज और स्टैब वुंड में क्या फर्क है? अगर किसी को ब्लंट कोई उससे एक शार्प ऑब्जेक्ट से अगर चोट लग रही है तो वो इंसाइज वुंड होता है, और ब्लंट ऑब्जेक्ट से अगर किसी को इंजरी हो रही है तो वो स्टैब वुंड होगा। फायर आर्म वुंड इसी में आएंगे। इसके अलावा फ्रैक्चर डिसलोकेशन बोन्स का हो या कहीं पे दांत टूट गए, किसी के जॉइंट्स में चोट है, तो वो सब भी क्या आते हैं, वो मैकेनिकल या फिजिकल इंजरीज में आते हैं। ये इनकी टाइप थी, जो पूरा क्लासिफिकेशन हुआ इसका। अब जो सबसे पहला है हमें एब्रेजन पढ़ना है। देखिए एब्रेजन और ब्रूज, इससे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। हाँ एब्रेजन, एब्रेजन क्या होगा? एब्रेजन सीधी सी बात है, जो एपिथेलियल लेयर है हमारी स्किन की उसका रिमूवल हो जाए। जो बॉडी के सबसे सुपरफिशियल पार्ट है स्किन का, उसका रिमूवल हो जाए। अब वो उस सरफेस के अगेंस्ट में फ्रिक्शन से ही होता है बेसिकली। जो सुपरफिशियल पार्ट होता है स्किन का, वो जब रिमूव होती है तो वो फ्रिक्शन उसके अगेंस्ट में बॉडी पार्ट के मतलब किसी भी पार्ट में अगर उसके अगेंस्ट में फ्रिक्शन पैदा हो रहा है, लाइक जब आरटीए की बात आप करते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की, क्या सामने की तरफ मान लीजिए कोई बाइक से जा रहा है, वो गिरेगा तो क्या होगा? वो उस सतह से क्या होगा, टकराता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा। सतह तो अपनी जगह पे, रोड क्या है अपनी जगह पे, लेकिन हम उसके अगेंस्ट में क्या फ्रिक्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जो पार्ट फ्रिक्शन करते हुए आगे बढ़ेगा वहां पे क्या होगा, चोट लगेगी, निशान पड़ जाएगा। तो वो क्या हो गया, वो पार्ट छिल गया, उसी को कहा गया एब्रेजन। बाई फ्रिक्शन अगेंस्ट रफ सरफेस, किसी रफ सरफेस के अगेंस्ट में अगर सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन अगर रिमूव कर जा रही है तो उसको हम कहते हैं एब्रेजन। अब एब्रेजन की भी मल्टीपल टाइप्स होती है, इसकी भी कई टाइप्स होती हैं। एक तो है स्क्रैच, या जिसको हम कहते हैं लीनियर एब्रेजन। लीनियर एब्रेजन, स्क्रैच या लीनियर एब्रेजन। सेकंड जो टाइप होती है, मोस्ट कॉमन टाइप यही होती है, ग्रेज एब्रेजन। ग्रेज एब्रेजन ये सबसे कॉमन टाइप की ये होती है। इसी को हम कहते हैं स्लाइडिंग, स्क्रैपिंग या ग्राइंडिंग एब्रेजन भी होती है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एब्रेजन और कॉमनली सीन, सबसे ज्यादा ये पाया जाता है कहाँ, आरटीए के केसेस में, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केसेस में सबसे ज्यादा यही वाला एब्रेजन पाया जाता है, ग्रेज एब्रेजन। उसके बाद थर्ड आता है प्रेशर एब्रेजन। एंड लास्ट में इम्प्रिंट। इम्प्रिंट एब्रेजन, ये चार टाइप के एब्रेजन होते हैं। स्क्रैच में क्या होता है, बेसिकली जो स्क्रैच होता है आमतौर से ये कहा जाता है, चाहे फिंगर नेल्स है, पिन है, या थार्न कांटे, इनसे अगर किसी को लग जाए तो वो क्या करता है, एक शार्प सी लाइन बनाता हुआ चला जाता है आगे की तरफ स्किन सरफेस पे। तो ये क्या, इसी को स्क्रैच कहते हैं या लीनियर एब्रेजन कहते हैं। शार्प या पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है जो स्किन के अगेंस्ट में क्या करती है, पास करती हुई चली जाती है। अब फिंगर नेल्स है, थार्न है या पिन है, तो इनसे एक पतली सी शार्प सी लाइन बनती हुई चली जाएगी। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये चाहे पिन लगा हो या थार्न लगा हो, तो ये क्या, एक शार्प सी लाइन बनती हुई चली गई आगे तक, ये वाली, तो इसको कहा गया लीनियर एब्रेजन। ये जो है ये लीनियर एब्रेजन है। इसके बाद आता है ग्रेज एब्रेजन, जिसको स्लाइडिंग या ग्राइंडिंग कहते हैं, स्क्रैपिंग भी कहते हैं। आमतौर से कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है कहाँ पे, स्किन पे, किसी हार्ड रफ सरफेस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है। अब वही बात की थी हमने, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की बात की थी, बाइक से जा रहे हैं, अब उसका एक्सीडेंट हुआ, हम गिर गए। अब जाहिर सी बात है फोर्स क्या, हमें आगे की तरफ बाइक का लेके जा रहा था, हमने क्या किया, रोड के अगेंस्ट में अब क्या कर रहे हैं, हम रब करते हुए आगे की तरफ, कुछ देर तक तो आगे की तरफ जाएंगे, तो वो पार्ट पे क्या होगा, एब्रेजन हो जाएगा पूरा का पूरा उस सरफेस पे। तो यहाँ पे जो होता है, जो एब्रेजन होता है वो डिमार्केटेड एकदम लीनियर नहीं होता, बल्कि अनइवन होता है। अनइवन होता है,
पैरेलल लाइंस बनेंगी या वर्टिकल लाइंस बनेगी बॉडी पे अलग अलग डायरेक्शन में, और जिस डायरेक्शन में ज्यादा लाइन बनती है वो क्या बताता है, वो वही डायरेक्शन बताता है कि मेन एब्रेजन का डायरेक्शन यही है। ये क्या है, ये ग्रेज्ड एब्रेजन है। अब ये वाला जो ग्रेज्ड एब्रेजन है ये आमतौर से ये कपड़ों के अंदर से बना हुआ है, ये ऊपर क्लॉथिंग रही होगी, तो इस तरीके का ये एब्रेजन, इसको ग्रेज्ड या ब्रश एब्रेजन भी कहते हैं। अब जो ब्रश एब्रेजन होता है आमतौर से जो ना यहाँ पे स्कैबिंग कभी नहीं होती, स्कैबिंग इसमें नहीं पाई जाएगी, कपड़ों के अंदर से था, इसलिए इस तरीके का ये एब्रेजन, इसको ब्रश एब्रेजन भी कहते हैं, ब्रश एब्रेजन भी इसको कहते हैं। अब इसके बाद जो हम लोग देख रहे थे प्रेशर एब्रेजन, प्रेशर कैसे बनता है, कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट, मान लीजिए प्रेशर इस तरीके से आप ले लीजिए कि किसी ने फांसी लगाई हुई थी, किसी ने हैंगिंग, अब हैंगिंग में जो नॉट होती है, नॉट वो क्या करती है, वो पूरा जो एरिया होता है जितनी दूर नॉट होती है वहां पे क्या प्रेशर बना देती है, प्रेशर बन गए, डेथ तो हो गई, लेकिन क्योंकि वो जितनी देर तक वो वहां पे रहेगी तो वो वहां पे अपना एक निशान छोड़ते हुए चली जाएगी, तो वो जो एक प्रेशर की वजह से जो निशान पड़ गया उसको कहा जाता है प्रेशर एब्रेजन। उसको अब ये देखिए, ये मान लीजिए ये चेन थी गले में किसी के, और किसी ने पकड़ के खींच दिया बहुत तेज से, इस वाले फोटो, तो इसमें क्या हुआ, ये पूरा का पूरा ये निशान बनता हुआ चला गया इसी चेन का, तो ये प्रेशर एब्रेजन में आता है। इसी तरीके से मान लीजिए ये किसी ने, अब ये हो सकता है कि ये असाल्ट का केस हो, असाल्ट का, किसी को पीटा जा रहा था, किससे पीटा गया, बेल्ट से, बेल्ट का ये जो बक्कल है इसका निशान बॉडी पे पड़ गया, पूरा निशान है ना, तो ये क्या होगा, ये प्रेशर है, इसी को कहते हैं पैटर्न, क्योंकि ये जिस जो ऑब्जेक्ट है जिससे चोट पहुंचाई जा रही है बेसिकली उसी का ये शेप ले रही है, तो इसको कहा गया पैटर्न ऑफ एब्रेजन। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए, अब जब चोट लगती है हम सर गिरते हैं, प्रेशर एब्रेजन जो होता है वही पैटर्न एब्रेजन शो करता है। हाँ सर ये जो बता रहे हैं आप पैटर्न एब्रेजन, ये प्रेशर एब्रेजन में ही आएगा। ये इम्प्रिंट में आता है, जो पैटर्न एब्रेजन है वो इम्प्रिंट में आता है, इम्प्रिंट एब्रेजन या कॉन्टैक्ट, इसी को कहते हैं कॉन्टैक्ट एब्रेजन भी कहते हैं। अभी बताता हूँ इम्प्रिंट कैसे बनता है। अब मान लीजिए आप रनिंग कर रहे थे या कोई भी रनिंग कर रहा था, अचानक से ठोकर खाई, जब आदमी गिरता है कहीं पे तो वो अपने बचाव के लिए अपने हाथ को आगे रखता है सबसे ज्यादा। देखिए हम बचाव के लिए क्या करें, गिर रहे हैं अगर तो हाथ को ही सामने रखेंगे, हाथ क्या हुआ रोड पे पड़ा या वो जिस सतह पे जिस भी ऑब्जेक्ट पे पड़ा वहां पे उससे वो घिसता हुआ चला गया, तो वहां पे जो एब्रेजन बनेगा वो उसको कहते हैं पैटर्न एब्रेजन। और ये पैटर्न एब्रेजन क्या सिनोनिम है किसका, इम्प्रिंट एब्रेजन का, इम्प्रिंट एब्रेजन। और ये जो बेल्ट का निशान है ये भी क्या है, ये इम्प्रिंट ही तो बन रहा है, ये प्रिंटिंग ही तो है बकल की। चोट हम किसी को, मान लीजिए मैं ही असाल्ट कर रहा था किसी को मार रहा था, तो वो जो बेल्ट का निशान पड़ेगा तो वो पैटर्न एब्रेजन में आता है। और पैटर्न किसकी टाइप है या सिनोनिम्स है, इम्प्रिंट एब्रेजन का है। अब देखिए पैटर्न एब्रेजन में एक चीज और आती है, पैटर्न एब्रेजन की हम बात कर रहे थे, तो जो बाइट मार्क्स होते हैं दांतों के ना वो एलिप्टिकल टाइप के बनते हैं। पहली चीज तो ये कि जो भी बाइट मार्क्स होंगे वो एलिप्टिकल टाइप शेप में आते हैं, एलिप्टिकल शेप। अब एलिप्टिकल शेप बन रही दांत, आमतौर से बाइट मार्क्स दो तरीके से हो सकते हैं, या तो असाल्ट में हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा है कहीं पे वहां पे हो, या दूसरी चीज एक नाम सब लोग जानते हैं, हर कोई जानता होगा, लव बाइट, ड्यूरिंग लव मेकिंग। कहाँ पे मिलते हैं सबसे ज्यादा, गर्दन पे मिलेंगे, थाइस पे मिलेंगे और ब्रेस्ट पे मिलेंगे। अगर इस तरीके के निशान मिल रहे हैं तो वो क्या होंगे, वो लव बाइट्स होते हैं, दांतों के निशान होते हैं, इलिप्टिकल शेप से मिलते हैं, है ना, इस शेप में मिलेंगे। ठीक, इस तरीके के निशान मिलते हैं दांतों के। वो झगड़े में भी मिल सकते हैं, किसी से झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है उसमें भी, और दूसरी कंडीशन थी
ड्यूरिंग लव मेकिंग, जिसको लव बाइट भी कहा जाता है। तो ये भी क्या होगी, ये भी आएंगे इम्प्रिंट एब्रेजन में या पैटर्न एब्रेजन में। ये भी आ रहे हैं पैटर्न एब्रेजन में। अब जो बात आ रही थी प्रेशर एब्रेजन, प्रेशर का मतलब ये है कि किसी चीज का प्रेशर वहां पे पड़ रहा है लगातार, उसकी वजह से वो पूरा यूनिफॉर्मली उस पूरे एरिया में क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब चेन की बात आई, इसी तरीके से हैंगिंग की बात आती है। जब हैंगिंग की, तो जो रस्सी लगी हुई है, जो नाट पड़ी हुई है गले में, तो वो उसी पे क्या पूरा फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की वजह से वहां पे उसका पूरा रस्सी का निशान पड़ गया, उसका पूरा निशान पड़ गया, तो वो चीज हो जाती है प्रेशर एब्रेजन, क्योंकि प्रेशर की वजह से हो रहा है, की वजह से हो रहा है, प्रेशर की वजह से हो रहा है। अब देखिए जो दांतों की बात थी, मान लीजिए ये पैटर्न एब्रेजन तो यहाँ पे था, लेकिन अगर यही दांत बहुत ज्यादा अब किसी को चोट पहुंचाने की नीयत से ही किया जा रहा है, तो क्या वहां पे वो कंट्यूजन भी हो सकता है। सिर्फ एब्रेजन ही नहीं, जो ये बाइट मार्क्स होते हैं, ये लेसरेशन और कंट्यूजन में भी आ जाते हैं। अब बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सीवियरिटी, अब कितनी सीवियरिटी के साथ उसको बाइट की गई है, ये मैटर करता है वहां पे। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है बाइट मार्क्स, क्योंकि एब्रेजन में भी आता है, लेसरेशन में भी आता है और कंट्यूजन में, तीनों में भी आता है। अब सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर सीवियर नहीं है तो वो एब्रेजन बनाएगा, और सीवियरिटी बहुत ज्यादा है तो मे भी लेसरेशन भी हो सकता है और कंट्यूजन भी हो सकता है। लेसरेशन में क्या होता है, स्किन फट जाती है पूरी। अब लेसरेशन आमतौर से जब डार्क बाइट आप देख लीजिए या कोई भी एनिमल बाइट खास तौर से, तो वहां पे लेसरेशन मिलता है, क्योंकि वो फाड़ते हुए चले जाते हैं, उनसे इनसे मतलब नहीं क्या, वो तो बाइट कर रहे हैं, उन्हें लव बाइट से मतलब नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो स्किन को फाड़ते हुए निकल गए, तो वो लेसरेटेड वुंड हो जाता है। इसी तरीके से कंट्यूजन, मान लीजिए हमने बहुत जोर से किसी को दांत, मैंने ही बाइट कर लिया, दांत पूरा गड़ा दिया उसकी स्किन पे, लेकिन क्या हुआ, स्किन फटी नहीं, बहुत निशान पड़ गया बहुत गहरा, वहां पे क्या हुआ, ब्लड पूरा एक्यूमुलेट हो गया, तो वो चीज जो होती है वो कंट्यूजन में आती है। कंट्यूजन में क्या होता है, एक्स्ट्रावाइजेशन ऑफ ब्लड इन सबक्यूटेनियस टिश्यूज, सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर क्या ब्लड जमा हो गया, तो वो चीज कंट्यूजन होगी। और अगर स्किन पूरी फट जाएगी तो वो क्या होगा, वो लेसरेशन हो जाएगा, यानी वो लेसरेटेड वोन्स में आ जाएगी। मोस्ट कॉमन टाइप, अब इसमें जो पूरी कहानी है, इसमें इस कहानी में ये सबसे कॉमन चीज ये पूछनी है हमें कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एब्रेजन कौन सा होता है। सर ग्रेज एब्रेशन। हाँ, ग्रेज या ब्रश एब्रेजन जिसको हम कहते हैं, ग्रेज एब्रेजन, यही सबसे कॉमन टाइप ऑफ का होता है। और ये मोस्ट कॉमनली जो पाया जाता है किसमें, आरटीए में, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में पाया जाता है, किसमें, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में। कभी कभी क्या होता है, जो खास तौर से जिनके बच्चे होंगे उन लोगों ने ध्यान दिया, जो डायपर बदलते हैं ना, डायपर की वजह से भी क्या वहां पे जो इंग्यूनल रीजन है वहां पे रैश बन जाता है, रैशेज आ जाते हैं, रैश जिसको डायपर रैश कहते हैं। तो रैश और एब्रेजन में ये थोड़ा सा फर्क करना होता है, क्योंकि कभी कभी इंटरप्रेट हो जाता है, हो सकता है कि एब्रेजन ही हो, दोनों में थोड़ा सा इसी तरीके से एंट बाइट, किसी को एलर्जी है और एंट बाइट हो गई, तो वहां पे भी क्या होता है, थोड़ा सी स्किन की क्या एक्सकोरिएशन जिसको हम कहते हैं, एक टर्म, स्किन थोड़ा सा एब्रेडेड टाइप की दिखती है, लेकिन क्या वो एंट बाइट थी, एब्रेजन नहीं था, ये भी थोड़ा सा ध्यान देना होता है। इसके अलावा प्रेशर अल्सर जब बनता है, बेड सोर जिसको हम कहते हैं, डेकुबिटस अल्सर, बेड रिडन पेशेंट के स्किन पे अक्सर खासतौर से सैक्रम वाले पार्ट पे मिलता है, या जहाँ पे बोनी प्रोमिनेंस बहुत ज्यादा है वहां पे ये बेड बेड सोर्स, प्रेशर अल्सर या डेकुबिटस अल्सर डेवलप होते हैं, वो भी इसी से मिलते जुलते, एब्रेजन से मिलते जुलते होते हैं। अब जो एब्रेजन के सरकमस्टांस की हम बात कर लें, अगर कि कहाँ कब किन कंडीशंस में एब्रेजन पाए जाते हैं, तो एक चीज ये कि या तो एक्सीडेंटल पाए जाएंगे या असाल्ट की कंडीशन में पाए जाएंगे एब्रेजन। दूसरी चीज, कुछ औरतें हैं जिनको हिस्टीरिया के दौरे पड़ते हैं, हिस्टेरिकल वोमेन उनका नाम ही दे दिया गया, वो जानबूझ के एब्रेजन अपनी बॉडी पे पैदा कर सकती हैं ताकि किसी के खिलाफ असाल्ट का चार्ज लगा सके, ये भी होता है। इसके अलावा जो किसी के जिसपे असाल्ट किया गया, जो विक्टिम है, उसकी बॉडी पे जहां जहां फेस पे या हैंड्स पे अगर एब्रेजन मिला, दैट मीन्स क्या कर रहा है, वो स्ट्रगल उसने किया था, उसने स्ट्रगल किया था, बचने की कोशिश की थी, तो ये भी एक चीज बताती है। अब जैसे अल्कोहलिक है, एक किसी ने शराब पी रखी है, शराब पीने वाला हमेशा जो होता है ना, वो पीछे की तरफ गिरता है, शराब पीने वाला
अब सामने सामने से मुंह के, जिसको कहते हैं मुंह के बल गिरना, वो मुंह के बल नहीं गिरेगा, वो पीछे की तरफ गिरेगा, यानी उसका जो पार्ट रोड पे गिरेगा या जमीन पे जो पार्ट टच होगा वो पीछे, सर का पिछला हिस्सा टच होता है, जिसको ऑक्सीपिट कहते हैं, वो ग्राउंड पे टच होगा, तो जो एब्रेजन मिलेगा वो सर के पिछले सतह पे मिलेगा। अब किसी को कोलैप्स हो रहा है हार्ट अटैक की वजह से मान लीजिए, या किसी और कंडीशन की वजह से कोई कोलैप्स कर गया, कोलैप्स वाला पर्सन जो होता है वो सामने की तरफ गिरता है, वो फॉल फॉरवर्ड उसकी होता है, वो सामने की तरफ गिरेगा। अब सामने की तरफ गिरेगा तो एब्रेजन कहाँ पे आएगा, फोर हेड पे आएगा, नोज पे आएगा, चीक पे आएगा। हाँ, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए, अपर लिम्स में कोई एब्रेजन या इंजरी नहीं पाई जाती, क्यों? क्योंकि उसका जो पहला पार्ट जो स्ट्राइक करता है ग्राउंड पे वो फेस, हाथ वाथ बाद में टच होते हैं, पहले फेस स्ट्राइक करता है, तो जो भी इंजरी होगी, एब्रेजन होगा, वो कहाँ पे मिलेगा, फेस वाले एरिया पे मिलेगा हमें। ये था एब्रेजन से रिलेटेड। जैसे स्क्रैच एब्रेजन की बात हम करें, तो स्क्रैच एब्रेजन में क्या था, कोई पॉइंटेड या शार्प ऑब्जेक्ट थी जो बॉडी के अगेंस्ट में रब करते हुए निकल रही थी, अब उसमें नेल्स थे, पिन थे या थान थे। ग्रेज एब्रेजन में क्या था, कोई स्किन के हार्ड सरफेस और स्किन, सरफेस क्या हार्ड हो और स्किन उस पर क्या करे, वो रब करते हुए आगे की तरफ निकल जाए, हॉरिजॉन्टल एब्रेजन भी इसको कहते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप का एब्रेजन है कॉमनली सीन इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, इसी को ब्रश बर्न, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाले एब्रेजन को ब्रश बर्न एब्रेजन भी कहते हैं। अब प्रेशर एब्रेजन, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रशिंग या फ्रिक्शन एब्रेजन, हैंगिंग के केस में सबसे कॉमनली देखा जाता है। इम्प्रिंट या इम्पैक्ट, कंटैक्ट या पैटर्न एब्रेजन, अब ये जो पैटर्न एब्रेजन हमने देखा, अब किसी को असाल, किसी को चोट पहुंचाई जा रही थी, बेल्ट से किसी को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, तो बेल्ट के बकल का निशान पड़ गया, ठीक है, पैटर्न एब्रेजन है। इसी तरीके से जो बाइट मार्क्स होते हैं वो भी पैटर्न एब्रेजन में भी आते हैं और दूसरे एब्रेजन में भी आते हैं, इसको तो ध्यान में रखिएगा बाइट मार्क्स को। उसके बाद चोट लगी, मान लीजिए कोई गिर रहा था, हाथ उसने आगे की तरफ किया, वो सरफेस पे क्या हुआ, घिसता हुआ आगे की तरफ बढ़ गया, तो वो निशान पूरा पड़ता हुआ चला जाता है, तो उसको भी क्या कहा जाता है, पैटर्न एब्रेजन कहा जाता है। इसके अलावा पैटर्न एब्रेजन में एक चीज, अब मान लीजिए गांव में लड़ाई हो रही है, लाठी डंडे चल गए, गांव में लड़ाई हुई, लाठी डंडे चल गए, तो जो लाठी का वुंड होता है, हाँ, जो लाठी का जख्म होता है, कहते हैं लाठी वुंड भी पैटर्न एब्रेजन में आता है। लाठी वुंड भी पैटर्न एब्रेजन में आता है। अब कोई सॉलिड बॉडी है, अब एक चीज और देख, जो ब्रूज की बात कर लेते हैं। ब्रूज क्या होते हैं, ब्रूज में जो होती है ब्लड वेसल्स, बेसिकली ब्रूज में ब्लड वेसल्स रप्चर करती हैं, ब्रूज में ब्लड वेसल्स रप्चर करती हैं, और सबकुटेनियस टिश्यूज जो होती हैं वो इंटैक्ट रहती है। आमतौर से जो सबकुटेनियस टिश्यूज है या एपिडर्मिस वाला पार्ट है वो इंटैक्ट होता है। ब्लड क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है कहाँ पे, एपिथेलियल, सब एपिथेलियल टिश्यूज में, ये सबकुटेनियस पार्ट जो होता है स्किन का, वहां पे ब्लड एक्यूमुलेट होता है, ब्लड वेसल्स रप्चर कर जाते हैं, या कैपिलरीज, आमतौर से कैपिलरीज रप्चर होती हैं। अब ब्लड ट्रामा इंजरी किसी को हो रही है, कि ब्लंट ट्रामा इंजरी क्यों कहते हैं, ब्लंट में, ब्लंटिंग में ब्लंट फोर्स अगर लगता है तो वहां पे जो है ना, पेनिट्रेशन नहीं होता है, स्किन जो है इंटैक्ट रहती है ब्लंट फोर्स में आमतौर से। तो ब्लंट इंजरी अगर किसी को हो रही, ब्लंट ट्रामा इंजरी हो रही, तो वहां पे जो कैपिलरीज होती हैं वो क्या करती हैं, रप्चर कर जाती है, ब्लड एक्यूमुलेट होता है कहाँ पे, सबकुटेनियस टिश्यूज में या सब एपिथेलियल टिश्यूज में। ब्रूज जो है ये इंग्लिश वर्ड एक है, ब्राइसन, इससे डिराइव किया गया। ब्राइसन, ब्राइसन के माने होता है टू क्रश, तो क्रश करना। इसमें आमतौर से जो ओवरलाइंग स्किन है, जो स्किन है बाहर की, उसकी जो कंटिन्यूटी होती है वो बरकरार रहती है, वो इंटैक्ट रहती है, उसका ब्रीच नहीं हो पाता। अब ब्रूज और कंट्यूजन देखिए, दोनों टर्म तो यहाँ पे मैंने सेम लिखा है और आमतौर से सेम एक एक ही उसमें बोले भी जाते हैं। ब्रूज में क्या होता है, जो स्किन के ऊपर से आप देखेंगे ब्रूज में ना, तो ब्लूइश पर्पल कलर का डिस्कलरेशन मिलता है, ब्लूइश पर्पल कलर का।
ब्लूइश या पर्पल कलर का डिस्कलरेशन मिलता है स्किन पे। और जो कंट्यूजन होता है, कंट्यूजन आमतौर से कंट्यूजन जो होता है ये आर्गन के लिए, जब किसी आर्गन में ब्रूजिंग हो रही है तो उसको हम कहते हैं कंट्यूजन। किसी आर्गन में अगर ब्रूजिंग हो रही है, लाइक लीवर है, मेजेंट्री है, तो यहाँ पे अगर ब्रूजिंग हो रही है तो उसको हम कहते हैं कंट्यूजन। थोड़ा सा फर्क है, लेकिन एक दूसरे के साथ ही ये सिनोनिम्स के तौर पे यूज किए जाते हैं। अब ब्रूज होता कैसे, किस तरीके से होगा, लाइक ब्लंट फोर्स की बात हमने की, सबसे कॉमन चीज ये ब्लंट फोर्स से ही होता है। अब किसी को आपने फिस्ट से मार दिया, फिस्ट का मतलब क्या, मुट्ठी बंद थी, हमने घूंसा जड़ दिया किसी को, हाँ, किसी डंडे से मार दिया, लोहे की बार से मार दिया, या चैन से मार रहे हैं, तो वहां पे जो चोट लगेगी वो ब्लंट ट्रामा इंजरी होगी, और वो क्या होगा, वो ब्रूज या कंट्यूजन होगा। इसके अलावा कंप्रेशन, अगर हम किसी को उंगलियों से बहुत ज्यादा कंप्रेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हमने दबाव डाल दिया उस पार्ट पे, तो वहां पे भी जो इंजरी होगी वो ब्रूज या कंट्यूजन ही होगी। अब इसकी तीन टाइप होती हैं, ब्रूजेस की तीन टाइप होती हैं। इंट्राडर्मल ब्रूज है, सबक्यूटेनियस ब्रूज है, या डीप ब्रूज है। अब इंट्राडर्मल नाम से ही जाहिर है, इंट्राडर्मल का मतलब क्या है, जो सब एपिडर्मल लेयर है, जस्ट डर्म, जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाला पार्ट है, वहीं पे ब्रूज होगा। अब किसी ऑब्जेक्ट से हमने, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट था जो पैटर्न बना रहा था, उससे हमने किसी को चोट पहुंचा दी, तो वो जो चोट होगी वो सुपरफिशियल टाइप की ही होती है, तो ये जो बनाएगी ये इंटरडर्मल ब्रूज बनाएंगे। इसके बाद आता है सबक्यूटेनियस ब्रूज। अब ये सबक्यूटेनियस टिश्यूज में आमतौर से जो फैटी लीवर, जो फैटी लेयर होती है बॉडी की, वहां पे जो ब्रूज बनता है वो सबक्यूटेनियस ब्रूज होता है। और अगर बात करें मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रूज की, तो वो यही है, सबक्यूटेनियस ब्रूज। सबक्यूटेनियस ब्रूजेज आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रूज, और आमतौर से ये कहाँ पाए जाते हैं, फैटी लेयर, जहां जहां पे फैट का अकुमुलेशन ज्यादा है तो वहां पे ये पाए जाते हैं। और जो कलर होता है स्वेलिंग का, वो डार्क रेड कलर की होती है। जो कंट्यूजन का कलर होगा वो डार्क रेड कलर का होता है। इसके अलावा होता है डीप ब्रूजिंग। अब किसी डीपर पार्ट में अगर कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है तो वहां पे जो ब्रूज होगा, जाहिर सी बात है उसको डीप ब्रूज कहेंगे। और डीप ब्रूज में क्या, चोट अभी लगी है लेकिन एटलीस्ट 1 से 2 घंटा लग जाता है, या कभी कभी ना 1 to 2 days भी लग जाते हैं, 1 to 2 days ये डीप ब्रूज डेवलप होने में, जिसको हम कहते हैं डिलेड ब्रूजिंग। तो इसलिए कहा जाता है अगर किसी को ब्लंट ट्रॉमा इंजरी हुई है, आपने एक बार एग्जामिन कर लिया, दोबारा 24 से 48 घंटे के बाद उसको फिर से एग्जामिन करना है, ताकि अगर कहीं पे डिलेड ब्रूजिंग हो रही है, यानी डीप ब्लंट ट्रॉमा इंजरी हुई थी उसको, तो डीप ब्रूजिंग अगर हो रही है तो दोबारा से दिख सकती है आफ्टर 1 to 2 days। तो ये डीप ब्रूज थे। अब इसमें जो होते हैं आमतौर से बच्चों या एल्डरली में यह आसानी के साथ दिख जाता है, क्योंकि इनकी जो टिश्यूज होती हैं वो साफ होती है, स्किन जो होती है डेलिकेट होती है। और वोमेन में ब्रूजिंग आसानी के साथ होती है इन कंपैरिजन टू मेन। इसका रीजन क्या होगा, वोमेन में ब्रूजिंग आसानी के साथ होती है इन कंपैरिजन टू मेन। आदमियों के मुकाबले औरतों में ब्रूजिंग आसानी के साथ होगी। एक तो चीज देखिए, हमने हर जगह पढ़ा था, कहा हर चीज में जब भी हम कहीं से भी डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, तो वोमेन की स्किन ले लीजिए, या हमने उनके मैंडिबल की बात की थी, पेल्विस की बात की थी, या स्कल की बात की थी, तो क्या होते हैं, एक तो डेलिकेट होते हैं, हर एक चीज क्या होती है वोमेन्स की इन कंपैरिजन टू मेन डेलिकेट होते हैं। दूसरी चीज क्या, वोमेन्स में एक एडिशनल लेयर होती है किसकी, सबक्यूटेनियस फैट की, सबक्यूटेनियस फैट की। फैट की, तो उसकी वजह से भी ब्रूजिंग आसानी से हो जाती है। दूसरी चीज, जो ओबीज पीपुल होते हैं, अब वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, ओबीज पीपुल में भी ब्रूजिंग आसानी से होती है इन कंपैरिजन टू जो मस्कुलर होते हैं, उनके में ब्रूजिंग आसानी के साथ नहीं पता चलेगी। अब कलर ऑफ द स्किन की बात आप करिए, तो जाहिर सी बात है जो फेयर स्किन पीपुल होंगे उनमें ब्रूजिंग आसानी के साथ पता चल जाएगी, डार्क कंप्लेक्शन वाले में बाद में पता चलेगी। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशन है, कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जहां पे अगर थोड़ा सा माइनर सा भी ट्रामा हो जाए, माइनर सा भी ट्रामा हो जाए, तो वहां पे ब्रूजिंग बहुत एक्सटेंसिव हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। लाइक किसी को एथेरोस्क्लेरोसिस थी, या एक टर्म आता है परप्यूरा हेमोरेजिका,
परप्यूरा हेमोरेजिका ये भी एक डिजीज है। ल्यूकीमिया की कंडीशन है, हीमोफीलिया है, स्कर्वी है, ब्लीडिंग डायथेसिस जिसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, कोआगुलेशन डिसऑर्डर्स होते हैं, खासतौर से विटामिन के डिफिशियंसी अगर किसी को हो रही है, या फास्फोरस की पॉइजनिंग है। इन कंडीशंस में हल्का सा भी अगर ट्रामा हो रहा है, माइनर सा ट्रामा, तो ब्रूजिंग बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। सर एग्जाम्पल थोड़ा आराम आराम से रिपीट कर दीजिए एक बार। एग्जाम्पल की कोई वो नहीं है इसमें, एग्जाम्पल कहाँ पूछे जाए। बहरहाल ल्यूकीमिया की कंडीशन है, विटामिन के डिफिशियंसी हो रही है, फास्फोरस पॉइजनिंग है, स्कर्वी का पेशेंट है, या परप्यूरा हेमोरेजिका है, ल्यूकीमिया है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, हीमोफीलिया है। इन कंडीशंस में क्या हल्की सी भी अगर चोट लग रही है तो जो ब्रूजिंग होती है एक बहुत बड़े पार्ट पे होने लगती है। एक टर्म आता है इक्टोपिक ब्रूजिंग। इक्टोपिक ब्रूजिंग, इक्टोपिक ब्रूजिंग का मतलब, अब इक्टोपिक से आप समझिए जो एक्चुअल साइट है ट्रामा की उससे कहीं दूर हट के कहीं और पे जो कंट्यूजन या ब्रूज डेवलप हो रहा है उसको हम कहते हैं इक्टोपिक या माइग्रेटरी ब्रूज। क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए कहीं पे चोट लगी, अब मैं हेड का एग्जांपल ले रहे हैं, हेड का, तो वहां पे स्पेस कम है, स्किन और उसके बीच में स्कल के स्पेस कम है। ब्लड क्या करता है, ब्लड जो अपना रास्ता बनाता है वो ऐसी जगह पे जाता है जहां पे थोड़ा सा स्पेस मिले, जहां की जो स्किन है वो सॉफ्ट हो और थोड़ा सा स्पेस हो, वहां पे एक्यूमुलेट हो जाता है दूसरी जगह जाके, तो उसको हम कहते हैं इक्टोपिक या माइग्रेटरी ब्रूज। अब एक टर्म आता है पैटर्न ब्रूज। अभी इक्टोपिक के बारे में देखेंगे। पैटर्न ब्रूज। अब ये पैटर्न ब्रूज क्या होते हैं? पैटर्न ब्रूज मतलब ये एक पैटर्न खास तौर से जिस तरीके का भी होता है, अब वो नेचर ऑफ द इंजरी भी बताता है पैटर्न ब्रूज में। लाइक किसी को हमने सॉलिड बॉडी थी, किसी सॉलिड बॉडी से, लाइक हैमर से आपने मार दिया किसी को, हमने किससे, हथौड़े से मार दिया, या क्लेंच फिस्ट जिसको कहते हैं क्लोज्ड फिस्ट, घूसा जड़ दिया किसी को, अपनी भाषा में कहे तो हमने किसी को घूसा मार दिया, तो उससे जो ब्रूज होता है, किसी सॉलिड बॉडी थी, अब उसको हैमर ले लीजिए, या क्लोज्ड फिस्ट, इससे जो ब्रूज बनता है ये किस शेप का बनेगा? राउंड शेप का बनता है। जिसकी शेप होगी वो कैसी होगी? वो राउंड शेप की होगी। अब मान लीजिए हमने किसी रॉड से, डंडे से, किसी रॉड से या डंडे से हमने किसी को मार दिया, तो अब डंडा क्या है, एक उसने पैरेलल लाइन ये बनाएगा बॉडी पे। आमतौर से दो लाइन बनती है, क्यों? क्योंकि जो दोनों मार्जिन होते हैं वही अपना निशान बनाते हुए चले जाते हैं। यहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट हो गया तो दो लाइन बन गई। हमने किसी रॉड से या डंडे से किसी को मारा, दो लाइन बन गई, दो लाइन बनती है आमतौर से। तो इन दोनों लाइन को, इस तरीके के जो ब्रूज को हम क्या कहते हैं? रेलवे लाइन या ट्रैम लाइन टाइप। रेलवे लाइन या ट्रैम लाइन टाइप का ब्रूज बन रहा है यहाँ पे। अब किसी से मान लीजिए कोई रस्सी थी, बंधी हुई रस्सी है, उससे अगर हमने मारा, वोवेन या स्पाइरल लाइगेचर था, बंधा हुआ एक तरीके से, बुना हुआ, उससे जब हम मारेंगे तो वो उसी शेप का, जिस शेप के भी वो होगा, जिस शेप में उसकी नॉटिंग हो रही होगी, वो उसी शेप का कंट्यूजन बना देगा। अब लास्ट में एक और टर्म आता है सक्शन या बाइटिंग। सक्शन और बाइटिंग की बात अभी हमने पहले भी की थी। कुछ नहीं, ये जो बाइट मार्क्स होते हैं, जो टूथ के बाइट मार्क्स होते हैं उसकी बात है। तो ये भी कैसा बनाते हैं? इलेक्ट्रिकल पैटर्न का ये बनाएंगे यहाँ पे भी। अब देखिए ये सिवियरिटी की बात है, वहां पे एब्रेजन बन रहा था, यहाँ पे ब्रूजिंग हो गया। अगर ज्यादा सीवियर है तो वो इलेक्ट्रिकल टाइप का ये बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल शेप का ब्रूज बन रहा है। यहाँ पे ब्रूज बन रहा है, वहां पे क्या एब्रेजन भी बन रहा था बाइट मार्क्स पे। तो ये दोनों जगह, इसके अलावा लेसरेशन में भी आएगा, जब लेसरेशन पढ़ेंगे तो वहां पे भी बाइट मार्क्स की बात आती है। तो पैटर्न ब्रूज में भी ये आएगा और वहां पे पैटर्न एब्रेजन में भी आ रहा था बाइट मार्क्स। अब एक चीज जो हमने अभी बात की थी इक्टोपिक ब्रूजेस की,
उसमें हमने बात की थी जो एक्चुअल साइट ऑफ ट्रामा होता है वो कहीं और होता है, और ब्रूजिंग जो होती है वो कहीं और होती है। लाइक इसको कहते हैं डार्क आई ने। डार्क आई के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा किसी ने। डार्क आई या ब्लैक आई जिसको हम कहते हैं। ब्लैक आई जो होती है इसको रैकून साइन भी कहते हैं, ये नाम याद रखिएगा, बुक में होगा, आपने सर्जरी वाले पार्ट में पढ़ा होगा। रैकून साइन या ब्लैक आई, इसमें जो होता है ना, जो फ्रैक्चर हो रहा है कहीं और पे, फ्रैक्चर होता है कहाँ पे, एंटीरियर क्रेनियल फोसा में हो रहा है। एंटीरियर क्रेनियल फोसा में फ्रैक्चर हो रहा है और ब्रूजिंग कहाँ पे हो रही है, दोनों आंखों की साइड में। इसको रैकून साइन भी कहते हैं या ब्लैक आई भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इक्टोपिक ब्रूज है, वहां पे खून ना जमा होके कहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो गया, आईज के अराउंड, तो ये रैकून साइन है। इसके अलावा एक और साइन होती है बैटल साइन, सर्जरी में ये पढ़ चुके हैं आप लोग। बैटल साइन में फ्रैक्चर कहाँ होता है, मिडिल करेंगे सोचो। हाँ मिडिल क्रेनियल फोसा में फ्रैक्चर होता है। और जो ये ब्रूजिंग होगी ये मास्टाइड प्रोसेस से होती है। जो ब्रूजिंग होगी वो कहाँ होगी, वो मास्टाइड प्रोसेस में होती है, तो इसको कहते हैं बैटल साइन। इसको हम कहते हैं बैटल साइन। इसके अलावा दो साइन और है, दो साइन और आती है। एक तो ग्रे टर्नर साइन है और एक क्यूलन साइन है। पहले तो ये जान जाइए कि क्यूलन साइन कहाँ मिलती है। सर्जरी सब पढ़ के बैठे हैं, सर्जरी पेंक्रियाटिस में। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में, जब खास तौर से क्यूलन साइन एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में मिलती है। इसके अलावा रप्चर्ड इक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर किसी को इक्टोपिक प्रेगनेंसी थी वो रप्चर कर गई तो ऐसी कंडीशन में भी क्यूलन साइन मिलती है। क्यूलन साइन कहाँ पे मिलेगी, अराउंड अम्बलाइकस। हाँ अराउंड अम्बलाइकस, जिसको हम कहते हैं पेरी अम्बलाइकल रीजन। ट्रामा की साइड कोई और थी लेकिन ब्रूजिंग कहाँ पे हो रही है, दूसरी साइड पे हो रही है, तो इक्टोपिक ब्रूजिंग होती है। इसी तरीके से ग्रे टर्नर साइन, ये कहाँ पे पाई जाती है ग्रे टर्नर साइन, फ्लैंक्स में। हाँ अगर किसी को रेट्रोपेरिटोनियल हेमरेज बहुत ज्यादा हो रहा है तो जो ब्लड एक्यूमुलेट होता है सबसे ज्यादा वो कहाँ पे, साइड ऑफ द एब्डोमेन, जिसको हम कहते हैं क्या, फ्लैंक। यहाँ पे जब डिस्कलरेशन हो जाता है ब्लड एक्यूमुलेशन की वजह से तो उसको हम कहते हैं ग्रे टर्नर साइन। और पेरी अम्बलाइकल रीजन पे अगर हो रहा है तो वो क्यूलन साइन। क्यूलन साइन आमतौर से याद रखिए, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में तो होता ही होता है, साथ में रप्चर्ड इक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी क्यूलन साइन मिलती है। इसके अलावा रैकून साइन या ब्लैक आई, एंटीरियर क्रेनियल फोसा का अगर फ्रैक्चर हो रहा है तो वहां पे जो ये कंफ्यूजन डेवलप हो रहा है वो कहाँ पे, अराउंड द आईज, तो उसको रैकून साइन कहा गया। बैटल साइन, मिडिल क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर हो रहा है, मास्टाइड प्रोसेस पे ब्रूजिंग हो रही है। कहाँ पे हो रही है, मास्टाइड प्रोसेस पे ब्रूजिंग हो रही है, वो हो गई बैटल साइन। अब इसकी जो डेट होती है कंफ्यूजन की डेट कैसे कैसे हम पता लगाते हैं, ये क्वेश्चन कभी कभी बनता है, इससे भी क्वेश्चन बनता है कि किसकी वजह से ये इस तरीके से हो रहे हैं। तो अगर फ्रेश ब्रूज या कंफ्यूजन है तो किस कलर का होगा, रेड कलर का होगा। इसमें रेड कलर का। रेड कलर का, रेड कलर का क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्लड जो है वो कैसा है, ऑक्सीजनेटेड है। ड्यू टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये रेड कलर का है। अब कुछ घंटे से लेके 3 दिनों तक, अब इसका कलर क्या होगा, अगर जो ब्रूज है वो फ्यू आवर्स टू 3 डेज का हो चुका है तो इसका कलर जो हो जाता है वो ब्लू हो जाता है। अब ब्लू क्यों होगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाँ ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से खत्म हो चुकी है, ड्यू टू डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। डी ऑक्सी एच बी कह लीजिए, डी ऑक्सी हेमोग्लोबिन की वजह से जो हेमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन था वो अब खत्म हो चुका है, उसकी वजह से अब जो कलर होगा 3 दिनों के बाद तक वो अब ब्लू हो जाएगा। 4 से 5 दिन के बाद,
4 से 5 दिन के बाद जो कलर होता है वो ब्राउन या ब्लूइश ब्लैक। अब ये किस वजह से हो रहा है? क्या ब्राउन कलर किस वजह से आता है? जब टिश्यूज डेड होने लगेंगे या जब हेमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन कैम्प हो जाता है वहाँ पे। जब हेमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होने लगता है तो उसमें कुछ आयरन स्टोरिंग कॉम्प्लेक्स टाइप के बनते हैं, जिनको फेरिक ऑक्साइड के खास तौर से बनते हैं, ग्रेनुलर का वो टाइप के होते हैं, उनको कहा जाता है हीमोसेड्रिन। हीमोसेड्रिन की वजह से ये ब्राउनिश कलर का अपीयरेंस होता है कंट्यूजन का, हीमोसेड्रिन। अब 5 से 6 दिन के बाद अब उसका और फर्दर ब्रेक डाउन हो रहा है, तो अब वो जो कलर आएगा वो ग्रीनिश कलर का आ जाता है। अब ग्रीनिश कलर किसकी वजह से आता है? अब अगर आप ब्लड का ही ब्रेक डाउन करते हुए चल रहे हैं, हीमोसेड्रिन तक हम पहुंच गए, अब जो कंपोनेंट आता है जिसकी वजह से ग्रीन कलर का होता है उसको बिलीवर्डिन कहते हैं। बिलीवर्डिन की वजह से वो ग्रीन कलर का हो जाता है 5 to 6 डेज के बाद। अब इसके बाद बिलीवर्डिन का जब फर्दर ब्रेक डाउन होता है, तो ये जो ब्रेक डाउन है बिलीवर्डिन किस में तब्दील होता है? बिलीरुबिन। बिलोबिन में। बिलीरुबिन में। तो आफ्टर 7 to 12 डेज जो कलर आएगा कंफ्यूजन का वो अब येलोविश कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि बिलीरुबिन अब आ चुका है यहाँ पे, बिलीरुबिन की वजह से येलोविश कलर का हो गया। आफ्टर 2 वीक्स जो है वो रिजॉल्व हो जाता है, पूरा का पूरा वो एब्जॉर्ब हो गया, रिजॉल्व हो गया, तो फिर से नॉर्मल स्किन आ जाती है। क्या आ गई? नॉर्मल स्किन आ गई। तो ये इसका ये वाला जो पूरा चार्ट है ये देखिएगा, हो सकता है बुक में भी हो, तो इसको याद करिएगा। अब एक बेसिक सा डिफरेंस खाली देख लीजिए, एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम ब्रूज में क्या डिफरेंस होगा? एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम ब्रूज में क्या डिफरेंस? पहली बात तो ये कि पोस्टमार्टम के बाद कंट्यूजन या ब्रूजिंग हम पैदा कर सकते हैं। अगर डेथ के कुछ घंटों के अंदर हमने कोई उसको चोट पहुंचाई, बहुत सीवियर ब्लो किया किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो कुछ घंटों के अंदर अंदर ब्रूजिंग पैदा हो सकती है आफ्टर डेथ भी। इसके अलावा एक चीज और रह गई थी, अब यार आर्टिफिशियल ब्रूजिंग की बात कर लीजिए पहले। 2-3 चीजें हैं ना जिससे आर्टिफिशियली हम ब्रूजिंग पैदा कर सकते हैं। आर्टिफिशियल ब्रूज किनसे बनाया जा सकता है कंट्यूजन या ब्रूज? मार्किंग नट का नाम सुन रहे हैं? कार्डियम। भलावा, मार्किंग नट। मार्किंग नट को ही क्या कहते हैं? सेमिकार्पस एनाकार्डियम। ठीक, सेमिकार्पस एनाकार्डियम, मार्किंग नट। इसके अलावा दूसरी चीज क्या थी? कैलोट्रापिस। कैलोट्रापिस यानी मदार, इसके जूस से भी कंफ्यूजन डेवलप हो सकता है। और प्लम्बेगो रोजेसी, इन तीनों चीजों से आर्टिफिशियल ब्रूज प्रोड्यूस किया जा सकता है, मार्किंग नेट, कैलोट्रापिस और प्लम्बेगो रोजेसी। अब इसके बाद जो हमने बात करनी थी एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम ब्रूज के बीच डिफरेंस का, बेसिक डिफरेंस देखिएगा। एंटीमार्टम अगर कहीं पे किसी को चोट लग रही तो जाहिर सी बात स्वेलिंग होगी, होनी चाहिए। हाँ, जो ब्लड होगा वो एक्स्ट्रा वेजेट करता है। ब्लड क्या होता है? वो एक्स्ट्रा वेजेट मतलब जमा होता है, कुमुलेट होने लगता है, कोagulation भी होगा। हाँ, जो टिश्यूज होगी उनका इन्फिल्ट्रेशन होगा ब्लड से। हाँ, और जो कलर चेंजेस हैं, जो अभी तक हमने ये कलर चेंजेस की बात की थी, रेड, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, येलो, सब के सब यहाँ पे दिखेंगे। एंड सीधी सी बात है, एंटीमार्टम ब्रूज में जो इन्फ्लेमेशन के जितने भी टाइप्स हैं, जो पार्ट हैं, रूबर, कैलर, डैलर, जो भी है, तो वो सब के सब इन्फ्लामेटरी चेंजेस जो होते हैं एंटीमार्टम ब्रूजिंग में पाए जाएंगे। पोस्टमार्टम ब्रूज में सब के सब क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। इसके अलावा एंटीमार्टम ब्रूज में जो मार्जिन होती हैं वो डिमार्केटेड नहीं होती है। मार्जिन जो होती हैं वो डिमार्केटेड नहीं होती, मतलब हम क्या एक तरीके से उसको पूरी शेप नहीं दे पाएंगे, एग्जैक्ट शेप, एंटीमार्टम ब्रूज में। पोस्टमार्टम ब्रूज में एकदम शार्पली डिमार्केटेड होता है जो ब्रूज होता है। इन जनरल अगर बात करें जो वाइटल रिएक्शंस होते हैं यानी इन्फ्लेमेशन के,
वो एंटीमार्टम ब्रूज में पाए जाएंगे, पोस्टमार्टम